अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेक अप पाकिस्तान। वेलकम करेंगे अपने शो में। कैसी हैं हमारा? आप ठीक ठाक हैं? हम गुड यासिर, आप बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हमारा और शुक्र है। साथ हम ऑफिस से गए थे कि बारिश होगी और फोरकास्ट तो ऐसा कुछ नहीं हुआ लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन मौसम बेहतर है। मौसम जी खुदा का शुक्र कह सकते हैं। लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो मौसम इंतहाई गर्म था, धूप में शिद्दत काफ़ी थी, लेकिन अब वो शिद्दत कम हो गई है और मौसम कदरे बेहतर हो गया है। बिल्कुल आपने सही कहा कि कदरे बेहतर बल्कि बहुत बेहतर हो गया है, क्योंकि हमारे यहाँ शहर कराची में बारिश तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, मगर ये कि गर्मी की शिद्दत में कमी हो जाए ना, हमारे लिए उतना हम उसी में खुश हो जाते हैं। अच्छा, एक सबसे पहले आज का दिन के हवाले से थोड़ी सी हमारा बात कर लेते हैं कि दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अब से कुछ देर पहले अपने बुलेटिन में मैं देख रहा था तारिक अजीज़ साहब को जब ट्रिब्यूट दी जा रही थी, और तारिक अजीज़ जो है वो एक ऐसा नाम है पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में और पाकिस्तान की तारीख में, टेलीविज़न की तारीख जब भी लिखी जाएगी तो सबसे ऊपर जो नाम होगा वो तारिक अजीज़ साहब का होगा। और क्या खूबसूरत आवाज़ और क्या खूबसूरत अंदाज़। मतलब ये कि उनके बाद बहुत थोड़े ऐसे मौके आए कि इस तरह की शख्सियत जो है वो टेलीविजन स्क्रीन पर जो है वो जलवा अफरोज हुई। बहुत सारे उस ज़माने के नाम थे। हम सब यानी कि उनसे इंस्पायर्ड हैं कहीं ना कहीं, उनके बात करने के तरीके से और उनकी प्रेजेंस की जो स्क्रीन पे एक प्रेजेंस होती थी, डेफिनेटली वो बहुत कमाल। एग्जैक्टली और बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन बने। यानी कि हमने जब से मीडिया को देखना शुरू किया उस वक्त से तारिक अजीज़ साहब जो है वो स्क्रीन पर हमें, और उन्होंने एक बार सेट किया हुआ था एग्जैक्टली, और आज तक आई थिंक उसको कोई क्रॉस नहीं कर पाया। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा कि उनका जो पोर्टफोलियो था बड़ा डाइवर्सिफाइड था। यानी कि वो प्रेजेंटर भी थे, एंकर भी थे, न्यूज़ एंकर भी थे, रेडियो के साथ भी उनकी वाबस्तगी रही, टेलीविज़न के ऊपर सबसे पहले पायनियर थे जिन्होंने गेम शो का जो है आगाज़ किया और नीलाम घर के नाम से उन्होंने जो है वो सिलसिला स्टार्ट किया। और क्या उनका खूबसूरत अंदाज़, और उसमें जो सबसे जो उनकी जो सिग्नेचर स्टाइल था ना, इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों और सुनते कानों को, तारिक अजीज़ का सलाम। क्या खूबसूरत अदायगी उसकी हुआ करती थी, और जब वो आवाज़ कानों से टकराती थी तो वो ऐसी अपनी जगह बनाती थी, दिलों में घर कर जाती थी। बिल्कुल ऐसी कुछ आवाज़ें होती हैं बिल्कुल यासिर, और उनकी एक वो आवाज़ थी जो दिलों में असर करती थी। एग्जैक्टली और एक और चीज़ उसमें ज़रूर इजाफा करूंगा, क्योंकि ट्रिब्यूट लेजेंड को देना ज़रूरी है। वो हमारे लेजेंड हैं और उनको देख के ही ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। जैसे हमारा ने भी कहा, बिल्कुल सही कि कहीं ना कहीं हम सब की जो है वो इंस्पिरेशन रहे हैं। तो आज तारिक अजीज़ साहब की जो है वो बरसी मनाई जा रही है। एक बेहतरीन सियासतदान भी थे, एक नैरेटर भी थे, और जब पब्लिक स्पीकिंग ख़ास तौर पे जो किया करते थे तो ऐसा कमाल उनका स्टाइल हुआ करता था कि सुनने वालों से मैंने ये सुना, जो जिन्होंने उनको बराह रास्त सुनने का मौका मिला, कि एक पूरे मजमे के ऊपर जो है वो सहर तारी हो जाया करता था जब वो बात किया करते थे। तो तारिक अजीज़ साहब को आज ज़रूर याद रखें और उनके लिए ज़रूर दुआ करें। आगे चलते हैं। अब जो बात कर लेते हैं ईरान और अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, जो हम ब्रेक थ्रू की तरफ ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। और जनेवा में जिस तरह बताया गया था यासिर, हमने भी कल बताया था कि पीस एग्रीमेंट साइन होने वाला है, लेकिन अभी लोकेशन की चेंज होने के हवाले से कुछ खबरें हैं। और अब ये जनेवा की जगह स्विट्जरलैंड में मौजूद बर्गन स्टॉक है, एक जगह बर्गन स्टॉक है, और वहाँ पर ये पीस स्टॉक होने वाली है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ थर्सडे को रवाना होंगे और फ्राइडे को ये पीस टॉक होने वाली है। एग्जैक्टली पाकिस्तानी वक्त जाकर जो पहले जायज़ा लेगा सिक्योरिटी की सूरत हाल का, उसके बाद फिर इसको फाइनलाइज किया जाएगा। और उससे पहले ही आप ये देखिए कि जब ये सरफेस हुई है खबर, तो पूरी जो ग्लोबल मार्केट्स थी उनके अंदर दोबारा से जो है रिकवरी आना शुरू हुई है। ऑयल की प्राइसेस के अंदर डिक्लाइन आना शुरू हुआ है। $76 पर बैरल तक जो प्राइसेस जा चुकी हैं, और होपफुली जब ये पीस एग्रीमेंट साइन होगा तो प्राइसेस में फर्दर डिक्लाइन आएगा और बहुत ड्रास्टिकली कम होंगी। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने हमारा पैगाम भी भेजना शुरू कर दिए कि आप कैसे ये बात कह सकते हैं कि ये ऑल टाइम अपना हाई सेट कर चुका है और अब ये इतनी लो प्राइस के ऊपर होगा कि आप देखिएगा कि हमारे यहाँ तो उसको पास ऑन नहीं किया जाएगा डेफिनेटली, बट ये कि ये कमोडिटी दुनिया में जो है वो फिर अपने जो है वो लो के ऊपर जाने वाली है। ये हम बहुत जल्दी विटनेस करेंगे आफ्टर दिस पीस अग्रीमेंट। ये है चक्कर। अच्छा, अब ईरान के हवाले से देख लेते हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमेरिका ईरान MOU पर दस्तखत और मुज़ाकरात का आगाज़ एक ही दिन में होगा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा और तस्दीक की है कि MOU पर दस्तखत वाले दिन ही अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात शुरू होंगे।
एग्जैक्टली स्टेटमेंट दिया अच्छा है ये जो इसमें इराक़ची साहब ने जो इंडिकेशन दी है, अब देखिए यहाँ पर मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, हमारा आप भी इसको रिपीट कर रही हैं कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, जो यूएस प्रेसिडेंट एक स्टेटमेंट देते हैं और एक ईरानियन अथॉरिटीज़ स्टेटमेंट देते हैं, उसमें कितना फ़र्क होता है। जब ये स्टेटमेंट देते हैं तो वो हेडलाइन बनती है क्योंकि वो चीज़ मटीरियलाइज होती है, बट ये यूएस प्रेसिडेंट स्टेटमेंट देते हैं, आज वो खुद इंडिकेशन दे रहे थे इस हवाले से कि जो उन्होंने पीस एग्रीमेंट की बात बहुत पहले हो जाती, ये चीज़ मटेरियलाइज होती, बट इसराइल की जानिब से लेबनान के ऊपर जो स्ट्राइक की गई थी वो उनके लिए बड़ी जो है वो डिसअपॉइंटिंग थी। वो बार बार इस चीज़ के ऊपर जोर दे रहे हैं, उसको हाईलाइट भी कर रहे हैं। और एट द वेरी सेम टाइम एक और चीज़ जो है वो हमेशा, क्योंकि एक पर्सनालिटी का एक प्रॉब्लम भी आप इसको समझ सकते हैं, मैं यहाँ तो मेंशन नहीं कर सकता, बट ये कि वो बार बार अपना मवाजना जो है वो पिछले अपने जो अदबार रहे हैं उससे करते हैं। तो बराक ओबामा के है उससे बता रहे थे कि दौर से हमारा बहुत बेहतर दौर है और ये जो पीस एग्रीमेंट होने जा रहा है ईरान के साथ, ये उससे कहीं बेहतर है जो बराक ओबामा के ज़माने में हुआ था जब वो यूएस प्रेसिडेंट थे। तो बहरहाल इसका बड़ा इम्पैक्ट एक है इस खबर का, और आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो होपफुली अगर ये पीस एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो आलमी मैशत के अंदर बेहतरी आने के अभी और दोनों जानिब से यासिर स्टेटमेंट तो आ रहे हैं, अमेरिका की जानिब से भी आ रहे हैं और ईरान की जानिब से भी आ रहे हैं। कुछ शराइत की हवाले से भी बात की गई है और ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के जो सरबराह हैं इब्राहिम अजीज़ी, उन्होंने कहा है कि ईरान ने अमेरिका को अपनी शराइत पर मुज़ाकरात के टेबल पर आने पर मजबूर किया है। तेहरान से जारी अपने बयान में इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि अब अमेरिका को लेबनान के खिलाफ जंग के खात्मे का वादा और मुफाहमती यादाश्त के तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। ये क्लियर इंडिकेशन एक बार फिर ईरान की जानिब से कर दी गई है कि जो हमारे मुआहदे भी पूरे होने चाहिए, जो डिमांड्स वो कर रहे हैं तो उस पर भी काम किया जाए, और वो क्लियर इंडिकेशन अभी दे रहे हैं। एग्जैक्टली अच्छा, इस चीज़ को मेक श्योर करना होगा इसराइल को, क्योंकि यहाँ से अनसर्टानिटी अभी भी मौजूद है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन हुई है पास्ट में भी, रिसेंट पास्ट में जब भी कोई डेवलपमेंट होने जा रही होती है, अपेरेंटली ऐसा लगता है कि इसराइल का इन्फ्लुएंस अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इतना ज़्यादा हो चुका है कि अमेरिकन को नहीं पता होता कि वो क्या करने जा रहे हैं। और इससे बड़ी क्लियर इंडिकेशन ये है कि उनको कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से जो यूएस प्रेसिडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान भी नज़र आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बताती है, ख़ासतौर पे जब मीडिया में उनसे क्वेश्चन होता है तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता कि इजरायली जो उनके एलाई हैं वो क्या कर रहे हैं, उनसे बार बार ये पूछा जाता है तो वो सिर्फ गुस्से का इजहार करते हैं। और बिल्कुल जब ये जंग का आगाज़ किया गया था तो इजराइल और अमेरिका एक साथ इस जंग का आगाज़ किया था, मगर अब जब हम एग्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं, पीस एग्रीमेंट की तरफ, तो इजराइल को अमेरिका इसमें शामिल नहीं कर रहा। एग्जैक्टली अच्छा जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बजट के हवाले से। बजट की जो है वो अब सिलसिला जारी है, प्रोविंसेस के जो बजट हैं वो आ रहे हैं। पंजाब का जो बजट गुज़िश्ता रोज़ जो है वो पेश किया गया था और 546 अरब रुपए वफाक को फराहम किए हैं पंजाब ने। 2026-27 के बजट का जो कुल हजम है वो 5,903 अरब 46 करोड़ रुपए तजवीज़ किया गया। पंजाब में तरक्याती उमूर के लिए 752 अरब रुपए मख्तस, तालीम शोबे के लिए 750 अरब रुपए मख्तस, लैपटॉप स्कीम के लिए 27 अरब रुपए मख्तस, होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 15,000 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। अच्छा, ये थोड़े से जो फिगर्स हैं मैं इसको आगे जाकर और आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे इस पर भी यहाँ पर थोड़ा सा डाउट लग रहा है। बट ये कि जो लैपटॉप वगैरह के हवाले से कल हमने इसके ऊपर पूरी एक डिटेल ट्रांसमिशन की है, प्रोग्राम्स की हैं हमारा, उसके अंदर हमने ये बताया है कि जो एलोकेशन हुई हैं, देखें पंजाब के अंदर बड़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस आई हैं, ख़ासतौर पर एजुकेशन के अंदर जो एलोकेशंस हैं वो बढ़ाई गई हैं। बट ये जो लैपटॉप स्कीम जो आ गई है कि इसके अंदर 27 अरब रुपये यहाँ पर जो है वो लिखे हुए हैं कि इसके लिए मख्तस किए गए हैं, एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो इसके लिए रखी जा रही है। अच्छा इनिशिएटिव है, बल्कि उससे ज़्यादा बेहतर ये हो सकता है, बार बार दोहरा रहे हैं कि आप इसकी ओवरऑल प्राइसेस को ज़रा रिव्यू कर लीजिए, और अगर उसको कम कर देंगे, उसके ऊपर जो आपने फेडरल एक्साइज और दीगर किस्म के टैक्सेस लगाए हुए हैं, मुख्तलिफ ड्यूटीज़ हैं, इनको आप विड्रॉ कर लें तो लोग खुद ही उनके एक्सेस में आ जाएगा और वो ख़रीद लेंगे। आपको शायद इसके लिए कोई सब्सिडी और स्पेशल पैकेज देने की ज़रूरत नहीं होगी। इसको स्ट्रैटेजाइज करें ताकि सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी लैपटॉप जो है उनकी ज़रूरत है। तो एक ये चीज़ हो गई। एजुकेशन के हवाले से एलोकेशन जो हैं वो बड़ी स्मार्टली की गई हैं, और ये है कि जैसा भी बात हो रही थी बजट, फेडरल बजट आने से पहले के सूबों की जानिब से जो है वो फंड्स में जो है वो कटौती की जाएगी। तो यहाँ पर ही मेंशन किया गया है कि 546 अरब रुपए जो है वो वफाक को फराहम किए गए। तो जनाब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वज़ीर ख़ज़ाना जो पंजाब के हैं मुज्तबा रहमान शुजा,
वो ये कहते हैं कि पंजाब पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। पंजाब में रिकॉर्ड मुद्दत में अवाम की फलाह के लिए इदारे कायम किए गए हैं। पंजाब में 4 लाख से ज़ायद अफराद को मेरिट पर नौकरियां दी गई हैं। मरीम नवाज़ ने पंजाब में इनकलाबी इक़दाम किए। पंजाब में तरक्याती मनसूबों पर आँच नहीं आने दी गई। और कहना पड़ेगा कि जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी रही है, इसमें आप बहुत सारी बातों से अगर इख्तिलाफ कर भी लें तो ये बात सही है कि उन्होंने बिल्कुल डिलीवर भी किया है और फंड्स की जो यूटिलाइजेशन है वो राइट डायरेक्शन में भी हुई है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट भी हुई है। समहाउ वो हमें नजर आया है। जी, हमारा मुश्तबा शुजाउर रहमान ने भी ऐलान किया है कि माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फ़रोग के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टोकन टैक्स में रियायत 95% से बढ़ाकर 99% करने की भी तजवीज़ दी गई है। वेरी गुड। जी, तो ये था पंजाब के बजट के हवाले से अपडेट। और आज ये सिलसिला जारी रहेगा। बलूचिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान का भी बजट आज पेश होने जा रहा है। लेट्स सी क्या होता है उसमें, इम्प्लीमेंटेशन कितनी हद तक की जाएगी ये भी हम आने वाले वक्त में देख लेंगे। और खेलों के हवाले से एक अपडेट देते चले। T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच के बाद ICC की जानिब से पाकिस्तान वुमेन टीम पर जुर्माना आयद कर दिया गया है। ICC के मुताबिक वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच में स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तान टीम पर जुर्माना आयद कर दिया गया है। यासिर, ये जुर्माना आखिर देखें, ये एक टेक्निकल टर्म है। होता ये है कि आपको एक टाइम दिया जाता है कि आपने इतने टाइम तक जो है वो अपने 20 ओवर जो है वो करने होते हैं। अगर कोई भी कैप्टन गैर ज़रूरी तौर पर अगर अपनी बॉलिंग को नहीं सही तरह से इस्तेमाल करता या उसके बॉलर ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं तो फिर ये जुर्माना जो है वो आयद किया जाता है। अब ये मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर बड़ा नॉर्मल हो चुका है और तमाम ही जो टीम्स हैं छोटी बड़ी उनसे ये हो जाता है। कैप्टनसी इसमें बड़ी मैटर करती है। इस चीज़ को मेक श्योर करना होता है कि आपने अपने बॉलर्स को सही तरह कैपिटलाइज करें। बट हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस है वो ऐसी नहीं है कि इसके ऊपर बात की जाए। एक तो मैनेजमेंट जो इनकी गई है, मैं देखकर हैरान रह गया कि उसके अंदर वहाब रियाज भी शामिल हैं। तो वहाब रियाज का वहाँ पे क्या काम है, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। सब एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं कि वहाब रियाज साहब ये आखिर हैं कौन, इन्होंने कितनी क्रिकेट खेली है, इनका क्या तजर्बा है। इंटरनेशनल में भी जो इनका एक्सपोजर था वो भी एक ही महज ओवर के गिर्द इनका पूरा करियर घूम रहा है, जिसके अंदर भी कोई अचीवमेंट नहीं थी। तो पेस से उन्होंने गेंद की थी, शायद उसी के ऊपर पूरा करियर इनका घूम रहा है। ये कभी एडमिनिस्ट्रेशन में नजर आते हैं, कभी विमेंस क्रिकेट के साथ नजर आते हैं, कभी कहीं नजर आते हैं, कभी पता नहीं किसकी रिश्तेदारी काम आ रही है। बहरहाल मैं इसके ऊपर तो कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि अगर इस तरह के लोग जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और ये कोच के रोल के ऊपर होंगे तो क्रिकेट टीम से फिर आप ऐसी परफॉर्मेंस जो है वो एक्सपेक्ट कीजिए। और फिर आगे जो एडमिनिस्ट्रेशन जो बैठी हुई है, आकिब जावेद हैं और दीगर हैं, अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था हमारा, बड़ी हैरानकुन बात है कि उनसे सवाल कुछ किया जाता है, जवाब कुछ होता है। बड़ी इंटरेस्टिंगली आपको एक बात बताऊं, मैं बड़ा शॉक था कि उनसे एक साफ़ी ने पूछा कि आपको ये जो टीम है इसको सही करने में और मजीद कितना वक्त लगेगा, तो आगे से वो ये जवाब देते हैं कि जी इसके लिए कोई टाइम की जो है वो लिमिट नहीं है, पता नहीं कब तक हम इसको ठीक करेंगे। उनके पास जवाब ही नहीं है। ये हाल है, आप सोचें कि एडमिनिस्ट्रेशन का, कोचेस का, कि उनको पता नहीं है जो उनको असाइनमेंट दिया गया उन्होंने करना किस वक्त है, वो कब मुकम्मल होगा, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। तो टीम की परफॉर्मेंस फिर आपको ऐसी नजर आएगी। ये है जिस पर हाल। जी, परफॉर्मेंस के हवाले से तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि परफॉर्मेंस नहीं है, ना कि सिर्फ इस हवाले से हम बात करें, हमारी जो टीम है मैन टीम, उसका भी यही हाल है। और मैं कुछ दिनों पहले एक क्लिप देख रही थी जिसमें शाहीन आफरीदी से रिपोर्टर वो सवाल करते हैं कि वो पहले अपना नाम बताते हैं कि मैं मुबारक, तो वो कहते हैं खैर मुबारक। ह्यूमर है ये। वो इतना उनका माइंड प्रेजेंट ही नहीं था और वो कहते हैं जी खैर मुबारक, और ये बड़ा मीम्स बने इसमें, तो आपने देखा होगा बिल्कुल। अच्छा, ये आईक्यू जो है ना इनका, अगर आप इनका टेस्ट लें, अगर वैसे तो ये कहता है कि जी हमारा काम क्रिकेट खेलना है, हमें इससे क्या लेना देना, मगर ये कि इनका आईक्यू भी अगर चेक किया जाएगा ना तो ये ख़तरनाक हद तक इनका आईक्यू भी लो है। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सिर्फ स्किल सेट जो है वो उसका प्रॉब्लम नहीं है कि क्रिकेट खेलना जो है वो नहीं जानते, एफर्ट नहीं करते, कुछ नहीं है। उसके अलावा भी अगर आप इनको एनालाइज करें, इनकी पर्सनालिटी को अगर आप चेक करने की कोशिश करें, तो इनको किसी भी चीज़ का नहीं पता होता कि किसके सामने क्या बात करनी है। इनसे सवाल कुछ किया जाता है, इनके जवाब कुछ आ रहे होते हैं और इनको सिखाया भी ये जाता है। एग्जैक्टली लगती है जब कोई क्वेश्चन उनसे किया जाता है तो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता। अच्छा, फिर एक और चीज़ हमारा होती है कि इनको शायद, मुझे ऐसा लगता है, मैंने ऑब्जर्व किया, मैं तो क्रिकेट को, पाकिस्तानी क्रिकेट को फॉलो करना छोड़ चुका हूँ काफ़ी अरसे से, मगर ऐसा लगता है एग्जैक्टली कि इनको शायद कोई स्क्रिप्ट दिया जाता है, वो स्क्रिप्ट में 2-4 चीज़ें वो बार बार हाईलाइट करते हैं
सबसे पहले अगर वो परफॉर्मेंस अगर दे देगा अगर गलती से, तो वो आके सबसे पहले कैमरे पर ये कहेगा जी मुझे कोच ने और बाबर भाई ने बड़ा सपोर्ट किया था, इसलिए मैंने इस तरह की परफॉर्मेंस दी थी। सबकी दुआएं हैं हमारे साथ। जी, अल्लाह का करम है, उसकी मेहरबानी है, ये है। और फिर कोचेस से भी आप पूछेंगे, अगर सवाल करेंगे कि अगर आप मैच हार कर आए हैं, आपने क्या गलती की थी, क्या स्ट्रैटेजी गलत थी, तो आगे से जवाब ये मिलता है जी अल्लाह का निज़ाम होता है, कुदरत की तरफ से होता है, लिख दिया गया है, किस्मत में है, नसीब में है। तो आप लाफिंग स्टॉक बन गए हैं, यू नो। क्रिकेट अब आपकी जो है वो कोई फॉलो नहीं कर रहा, और ये जो आपके जो सो कॉल्ड स्टार्स हैं ये बुरी तरह एक्सपोज हो गए। तो अब आपको इसके लिए नई सिरे से ब्रांडिंग करनी होगी, नए सिरे से इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो जिस तरह हॉकी का हमने हाल किया, उस तरह हमने क्रिकेट का हाल कर दिया है। तो अब हम क्रिकेट देखना छोड़ चुके हैं, अब हम फॉलो करते हैं फुटबॉल को। फुटबॉल का बताएं। और बिल्कुल एक ऐसा मैच हमने कल देखा, और पूरा मैच नहीं देख पाए डेफिनेटली, क्योंकि मैच की टाइमिंग्स हमारे लिए बिल्कुल वो नहीं है। लेकिन हाइलाइट्स में जो हमने देखा है, जो हमारे फेवरेट प्लेयर हैं, फेवरेट टीम सबके, यासिर और मेरे, लियोनेल मेसी, उन्होंने हैट्रिक की है, और ये बड़ी कामयाबी की बात है। और जो शायकीन फीफा वर्ल्ड कप हैं वो इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि जब वो गोल हुआ था ना, उस वक्त की एक्साइटमेंट ही कुछ और होती है। Exactly. जो हैट्रिक की गई है, he is indeed ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, यानी कि गोट उनको कहा जाता है, और ही डिजर्व्स दिस यू नो टाइटल। और जिस तरह की हैट्रिक हुई है, जिस तरह के गोल्स किए हैं, अगर ऑन उसके क्लिप्स हो ना तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन चले उसको देखेंगे, बार बार देख रहे हैं हम इसको, और जो परफॉर्मेंस है बड़ी आउटस्टैंडिंग है, दिखाएंगे आपको ज़रूर इंशाल्लाह। जी, शेफ साहब की तरफ चलें ज़रा।